मनसुख हिरेन हत्याकांड की जांच में जुटी एनआईए की टीम को रविवार को मुंबई की मीठी नदी से डीवीआर, कंप्यूटर, लैपटॉप समेत कई अहम चीजें मिली हैं। दावा किया जा रहा है कि ये सभी सामान इस मामले में अहम सबूत साबित हो सकते हैं। कल एनआईए की टीम गोताखोरों को लेकर मीठी नदी पहुंची थी और कई घंटों की तलाशी के बाद नदी के भीतर से ये सारा सामान मिला था। जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे से पूछताछ के बाद ये सारा सामान नदी में फेंके जाने की जानकारी मिली थी और इसी के बाद ये तलाशी अभियान चलाया गया। आपको बता दें, इस दौरान सचिन वाजे भी मौके पर एनआईए की टीम के साथ मौजूद था। नदी से कुल 17 चीजें मिली हैं जिन्हें अब जांच के लिए सीएफएसएल भेजा जाएगा और इसके साथ ही लैपटॉप, कंप्यूटर और डीवीआर से डेटा रिकवर करने की कोशिश भी होगी। न्यूज 18 को मिली जानकारी के मुताबिक सचिन वाजे ने एनआईए की पूछताछ में ये बात कबूल की कि उसने मनसुख हिरेन के कत्ल से जुड़े कुछ अहम सबूतों को नष्ट करने के इरादे से उन्हें मीठी नदी में फेंका था। एनआईए की टीम के साथ आए गोताखोरों की टीम ने जब उन सबूतों की तलाश में नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू किया तो नदी में बिखरी वो तमाम चीजें एक के बाद एक करके उनके हाथ लगती चली गई। मनसुख हिरेन हत्याकांड। एनआईए ने की जांच तेज। मीठी नदी में सर्च ऑपरेशन। दो बार हुआ सर्च ऑपरेशन। नदी से मिले अहम सुराग। मीठी नदी में गोताखोरों ने एक बार फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू किया है और इस सर्च ऑपरेशन के शुरू होने का मतलब है कि कुछ और चीजें इस मीठी नदी में फेंकी गई है जिससे खोजा जा रहा है इन गोताखोरों के द्वारा। देखिए, तमाम जो गोताखोर हैं वो जो है फिर से सर्च ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं मीठी नदी में और इसके पहले करीब 1.5 घंटे तक जो ऑपरेशन चला था उस दौरान कुल 17 चीजें बरामद हुई हैं जो इस मीठी नदी में फेंकी गई थी सबूतों को नष्ट करने के लिए। अब दोबारा से ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ है। आप देखिए, तमाम जो गोताखोर हैं वो मीठी नदी में इस वक्त प्रवेश कर चुके हैं और वहां पर वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। चीजों को ढूंढने की कोशिश जो है वो गोताखोरों के द्वारा की जा रही है। मीठी नदी के पानी में उतरे गोताखोर और पानी में सुरागों को तलाशते उनके साथी। मुंबई की मीठी नदी पर एनआईए की ये कवायद मनसुख हिरेन के कातिलों और उनके कत्ल के पीछे का मकसद ढूंढने के लिए हो रही है। दरअसल जिस दिन से एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने मुंबई एटीएस से मनसुख हिरेन हत्याकांड केस लिया है, बस उसी दिन से इस मामले के आरोपी सचिन वाजे की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। ये 15 मिनट के बाद दूसरा मौका था जब एनआईए के साथ आए 11 गोताखोरों की टीम ने एक ब्रेक के बाद अपना सर्च ऑपरेशन दोबारा शुरू किया था और पहली ही बार की तरह थोड़ी ही देर में गोताखोर टीम को नदी से एक और हार्ड डिस्क की शक्ल में एक और सुराग बरामद हो गया। एनआईए का दूसरा सर्च ऑपरेशन करीब 1.5 घंटे तक चला। दरअसल एनआईए की टीम शाम के 3:15 बजे अपने पूरे लाव लश्कर के साथ मीठी नदी पर पहुंची। एनआईए की टीम के साथ वो शख्स भी मौजूद था जिस पर मनसुख हिरेन के कत्ल का आरोप लगा है, यानी सचिन वाजे। सूत्रों के मुताबिक एनआईए टीम सचिन वाजे से पूछताछ करने के बाद ही मीठी नदी पर आई थी। दरअसल एनआईए को शक था कि वाजे और उसके साथियों ने मनसुख हिरेन की हत्या केस से जुड़े कुछ सबूत मीठी नदी में फेंके हैं और सचिन वाजे की ही निशानदेही पर मीठी नदी में मनसुख हिरेन के कत्ल से जुड़े सुरागों को ढूंढने के लिए पहला सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एनआईए की टीम का पहला सर्च ऑपरेशन भी 1.5 घंटे तक चला।
सर्च के दौरान जो चीजें मिली हैं, अब उसे एनआईए के अधिकारियों ने समेटना शुरू कर दिया है। आप देखिए, जो तमाम चीजें सर्च ऑपरेशन के दौरान मिली, करीब 3 घंटे तक इसी मीठी नदी में जो है सर्च ऑपरेशन चला और सर्च ऑपरेशन 2 भागों में, पहला ऑपरेशन 1.5 घंटे तक और उसके बाद दूसरा ऑपरेशन 1.5 घंटे तक, यानी कुल 3 घंटे के बाद करीब 20 चीजें जो है यहाँ से बरामद हुई हैं, जिसमें अहम कुछ चीजें हैं, जैसे 2 सीपीयू हैं, 1 लैपटॉप है, कुछ हार्ड डिस्क है, डीवीआर है। ये तमाम जो चीजें हैं और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो डीवीआर बरामद हुए हैं वो जो है सचिन वाझे की सोसाइटी के हैं। एनआईए की टीम को अपने पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान मीठी नदी से 17 चीजें या फिर यूं कहें कि अहम सुराग मिले। एनआईए को मीठी नदी से अपने पहले सर्च ऑपरेशन के दौरान एक ही रजिस्ट्रेशन नंबर MH20FP1539 की 2 नंबर प्लेट मिली, 2 सीपीयू, 1 वाईफाई राउटर, 1 प्रिंटर, 4 डीवीआर, 1 लैपटॉप और 4 हार्ड डिस्क भी बरामद हुए। न्यूज 18 को सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मीठी नदी से मिली एक डीवीआर आरोपी सचिन वाजे की सोसाइटी की है और एनआईए को शक है कि इस डीवीआर में सीसीटीवी की वो फुटेज मिल सकती है जिसमें वो संदिग्ध कार कैद है जिसमें विस्फोटक मिले थे। एनआईए को इस बात का भी शक है कि सचिन वाजे ने ये कार अपनी सोसाइटी में पार्क की थी, लिहाजा जैसे ही उस पर कानून का फंदा कसा तो उसने बचने के लिए ये डीवीआर मीठी नदी में फेंक दी। एनआईए को अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितने भी सबूत या सुराग मीठी नदी से मिले हैं उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा जाएगा। तमाम जो चीजें बरामद हुई हैं उसे लेकर अब एनआईए की जो टीम है वो यहाँ से रवाना हो रही है। सबसे अहम चीज कि मनसुख हिरेन मामले को अपने हाथ में लेने के बाद, एटीएस से जब मामला ट्रांसफर हुआ एनआईए को, उसके बाद से लगातार जो तेजी है जांच में वो देखने को एनआईए की तरफ से मिल रही है, क्योंकि सचिन वाझे का सीधा कनेक्शन मनसुख हिरेन से सामने आया था और उसी के बाद से वो सस्पेक्ट बने और उसमें इसके बाद एनआईए ने उनकी कस्टडी ली और कस्टडी के बाद अब जिस तरह से देखिए तमाम जो सामान बरामद हुए हैं उन्हें लेकर एनआईए की जो टीम है वो अब यहाँ से रवाना हो रही है। अब इन सबूतों को अहम चीज होगा कि फोरेंसिक भेजा जाएगा। फोरेंसिक के बाद जो डेटा है उसे रिट्रीव करने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। मनसुख हिरेन का शव 5 मार्च को ठाणे में कलवा क्रीक पर मिला था। मनसुख हिरेन हत्याकांड में अभी तक की हुई जांच में शक की सुई सचिन वाजे की तरफ ही मुड़ रही है। एनआईए सूत्रों का कहना है कि इस हत्याकांड में सचिन वाजे के साथ और लोग भी शामिल थे जिनके चेहरे से अभी नकाब उठना बाकी है। लखनऊ से अपने घर सैफई जाते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर करीब 10 किलोमीटर तक यूपी रोडवेज बस से यात्रा की। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां भी बस में उनके साथ थीं। अपनी इस यात्रा को लेकर उन्होंने ट्वीट कर ये दावा किया कि साल 2022 में उनकी सरकार बनेगी और यूपी रोडवेज में हर जगह वर्ल्ड क्लास बस चलाएंगे। अपने ट्वीट में अखिलेश यादव ने लिखा कि होली पर घर जाते हुए एक्सप्रेसवे पर रोडवेज बस में यात्रा की। जितनी अच्छी सड़क बनाई उतनी ही अच्छी बसों पर जनता का पूरा हक है। यही सोचकर हमने दुनिया की सबसे अच्छी बसें चलाने का निर्णय लिया था। साल 2022 में आकर हम यूपी रोडवेज में हर जगह वर्ल्ड क्लास बस चलाएंगे। राजस्थान के बाड़मेर से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां क्रिकेट खेलने के दौरान 2 टीम के कुछ खिलाड़ियों के बीच आपस में झगड़ा हो गया। बताया गया कि दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच मामूली बात पर कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में ही खूनी संघर्ष में बदल गई। दोनों टीम के कई लड़के एक दूसरे पर हमले करते दिखाई दिए। इस मारपीट की कुछ तस्वीरें भी सामने आई। उनमें एक तस्वीर में दिखा कि एक लड़का जो जमीन पर गिरा था उस पर एक दूसरा लड़का कुल्हाड़ी से लगातार वार कर रहा था। इतना ही नहीं, कुछ लड़के उसे लात और घूंसों से भी मारते दिखाई दिए, जबकि वो लड़का अपनी जान बचाने की कोशिश करता नजर आया और मौका मिलते ही वहां से भागने में कामयाब भी हो गया। पुलिस थाने से टीम गठित कर अपराधियों की धरपकड़ के लिए भिजवाई गई, जिस पर 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। वहीं इस मारपीट में एक पक्ष के 3 लड़कों को गंभीर चोटें आई हैं।
देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1881 नए मरीज मिले हैं। नए मरीजों के मिलने की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, इससे पहले पिछले साल 13 दिसंबर को 1984 केस सामने आए थे। इतना ही नहीं, राजधानी दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत हुई। दिल्ली में अब तक कोरोना से 11,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 1710 हो गई है। बंगाल में चुनावों के बीच बीजेपी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर एक लड़की और उसके पिता के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। बीजेपी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें एक लड़की टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर मारपीट का आरोप लगा रही है। बीजेपी के मुताबिक ये वीडियो दमदम के काशीपुर विधानसभा क्षेत्र का है। लड़की का आरोप है कि टीएमसी के लोग उसके बड़े पापा के साथ मारपीट कर रहे थे, जिसके बाद परिवार के लोग उन्हें बचाने गए तो टीएमसी के लोगों ने उनके साथ भी मारपीट की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लड़की का आरोप है कि उसके साथ टीएमसी कार्यकर्ताओं ने मारपीट की और ये वीडियो बीजेपी ने जारी किया है। लड़की का कहना है कि कुछ लोग आए जिन्होंने उसके बड़े पापा के साथ मारपीट की और जब उनको बचाने के लिए घर वाले गए तो इस लड़की के साथ भी मारपीट की गई। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कुछ लोग एक पुरानी परंपरा को मानते हुए जलते हुए अंगारों के ऊपर होकर गुजरने लगे। बताया गया कि अपनी मन्नत पूरी करने के लिए लोगों ने इस परंपरा को निभाया और नंगे पैर ही जलते हुए अंगारों के ऊपर दौड़ लगाई। हालांकि आग की लपटों के बीच चलना बेहद मुश्किल भरा था, लेकिन इसके बावजूद कई लोगों ने ऐसा किया। इस परंपरा को निभाने के लिए लंबी कतारें भी लगाई गई थी। कुछ लोग तो एक से ज्यादा बार इस आग के ऊपर दौड़ लगाते नजर आए। वहीं कुछ लोग पेड़ों की टहनियों के साथ दिखाई दिए, जिससे वो लगातार आग को हवा दे रहे थे ताकि आग की लपटें और तेजी से उठे। दावा किया गया कि इस परंपरा को निभाने में आज तक कोई हादसा नहीं हुआ। कृपा है कि सब लोग निकलते, किसी के पेड़ नहीं जलते और सब लोग, गांव के लोग स्वस्थ रहते। सालों पुरानी इस परंपरा को देखने आसपास के कई जिलों से लोग वहां पहुंचे थे। दिल्ली में उपराज्यपाल की शक्तियों को परिभाषित करने वाले गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल द दिल्ली यानी GNCTD बिल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद अब ये बिल कानून बन गया है। बिल को इसी हफ्ते संसद के दोनों सदनों से पास किया गया था। इस बिल के कानून बन जाने के बाद से दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें, दिल्ली सरकार को अब किसी भी कानून बनाने से पहले उपराज्यपाल से राय लेनी होगी। तो वहीं दिल्ली सरकार इस कानून को संविधान के खिलाफ बता रही है। खबर यह भी है कि दिल्ली सरकार इस कानून को अदालत में चुनौती दे सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में गुस्साई भीड़ ने एक बदमाश के रिश्तेदार के घर को आग के हवाले कर दिया। आरोप है कि जितेन गोलदार नाम के एक बदमाश ने अपने साथियों के साथ वहां एक इलाके पर हमला कर दिया था, जिसमें करीब 7 लोग घायल हो गए। इस वारदात के बाद इलाके के लोग भड़क गए और उन लोगों ने बदमाश के रिश्तेदार के घर पर हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, आरोप है कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उस घर में आग लगा दी, जिसके बाद उससे ऊंची लपटें उठने लगी और उससे निकलने वाला धुआं चारों तरफ फैलने लगा। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड के कुछ लोग भी घटना वाली जगह पर पहुंच गए और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गए। कुछ देर की मेहनत के बाद आग बुझा दी गई। वहीं इस वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, जिसके बाद वहां बड़ी तादाद में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया। गुजरात के कई शहरों में कोरोना एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। गुजरात में एक ही दिन में 2270 नए कोरोना के मरीज मिले हैं, जिसमें से 775 केस सिर्फ सूरत शहर से हैं। इसके अलावा अहमदाबाद में 615, वडोदरा में 232 और राजकोट में 197 मरीज मिले हैं। आपको बता दें, राज्य में पिछले 24 घंटों में 8 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ा है। उत्तर प्रदेश के आगरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मामूली विवाद में 2 नेताओं के समर्थक शहर के एक चौराहे पर भिड़ गए। इसके बाद दोनों पक्ष थाने पहुंच गए, जहां उनके बीच एक बार फिर से तू-तू मैं शुरू हो गई। थाने में बवाल बढ़ा तो पुलिस एक्शन में आई, जिसके बाद हंगामा कर रहे कई लोग वहां से भाग खड़े हुए और जो बच गए उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बाद में थाने के अंदर बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया।
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में पुलिस ने लोगों से लूट करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 6 बदमाशों को भी गिरफ्तार किया है जो फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर वारदात को अंजाम देते थे। मतलब ये कि बदमाश खुद को सरकारी अधिकारी और पुलिस अधिकारी बताकर लोगों को चूना लगाने का काम करते थे। पुलिस को इन बदमाशों के पास से 3 लैपटॉप, एक आईपैड, एक कैमरा और 3 महंगी घड़ियां और लूट में इस्तेमाल की जाने वाली एक कार भी बरामद की गई है। तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। महाराष्ट्र के पुणे में खेले गए तीसरे वनडे में टीम इंडिया ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 7 रनों से हराकर वनडे सीरीज 2-1 से जीत ली। इस जीत के साथ विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने टेस्ट और T20 के बाद वनडे सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी पर वीडियो जारी कर लड़की और उसके पिता को पीटने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से सुरक्षा बल के जवानों ने आतंकियों के एक ठिकाने से हथियारों का जखीरा बरामद किया। पुलिस को 5 AK-47 और 7 पिस्तौल के साथ गोलियां मिली हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सीआरपीएफ पोस्ट पर ग्रेनेड से हमला किया, जिसमें 2 से ज्यादा लोग घायल हो गए। दिल्ली के वसंत कुंज में पुलिस ने लूट करने वाले एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जो फिल्म स्पेशल 26 की तर्ज पर वारदात को अंजाम देते थे। गिरोह के 6 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से 3 लैपटॉप, एक कैमरा, 3 महंगी घड़ियां और एक गाड़ी बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश के एटा में एक तेज रफ्तार कार ने सड़क किनारे बैठे लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में 18 लोग घायल हो गए। बाद में सभी घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें कईयों की हालत नाजुक बताई